हटो मेरे रास्ते से। मिष्टी की आवाज़ में गुस्सा साफ झलक रहा था, लेकिन आर्यन ने बेपरवाही से उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। उसकी इस बदतमीजी को मिष्टी बर्दाश्त न कर सकी और एक जोरदार थप्पड़ आर्यन के गाल पर रसीद कर दिया। थप्पड़ की गूंज के साथ ही आर्यन का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। वह खामोश बैठकर भूल जाने वालों में से नहीं था, बल्कि बदला लेने वालों में से था। उसके दोस्तों ने किसी तरह उसे काबू में किया, लेकिन उसकी आंखों में सुलगती आग साफ बता रही थी कि यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई है। यूनिवर्सिटी खाली हो चुकी थी। सुनसान गलियारे में आर्यन ने मौका पाकर मिष्टी का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर एक खाली कमरे में बंद कर दिया। आर्यन का इरादा उसे सबक सिखाने का था, लेकिन जैसे ही मिष्टी की घबराहट में उसके सीने से दुपट्टा ढलका, आर्यन की नज़रें वहीं थम गई। मिष्टी की तेज होती धड़कनें और उसकी बेपनाह मासूमियत देखकर आर्यन का सारा गुस्सा भाप बनकर उठ गया। जिस लड़की को वह बेइज्जत करने लाया था, अब वह खुद उसके वजूद के सम्मोहन में पूरी तरह खो चुका था। लाइब्रेरी का माहौल बिल्कुल अलग था। मिष्टी एक कोने में बैठी नॉवल पढ़ने में पूरी तरह खोई हुई थी। तभी पीछे से नमन आया, जो उसका बचपन का दोस्त और सीनियर भी था। मिष्टी चौहान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नमन ने उसे नॉवल पढ़ते देख आंखें छड़ाई। तुम्हें होश भी है कि सम्राट सर की क्लास का वक्त हो गया है? हे भगवान, मैं तो भूल ही गई थी। आज तो सर मुझे कच्चा चबा जाएंगे। मिष्टी चौंक कर थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोल पड़ी। उसकी मासूम और हड़बड़ाई हुई आवाज़ सुनकर लाइब्रेरी में सन्नाटा खींच गया और सब उसे ही देखने लगे। लाइब्रेरी ने तुरंत आकर दोनों को डांट पिलाई। अगर पढ़ना नहीं है तो बाहर निकलो। बाहर आते ही मिष्टी ने मासूमियत से नमन की तरफ हाथ जोड़े। नमन, प्लीज़ मुझे मेरी क्लास तक छोड़ दो ना। तौबा करो। नमन ने तुरंत हाथ खड़े कर दिए। पिछले सेमेस्टर में सम्राट सर ने मुझे क्लास से भगा दिया था। अब इस नए सेमेस्टर में फिर से उनके सामने गया तो वह सबके सामने मेरी इज्जत का कचरा कर देंगे। लेकिन मिष्टी की मिन्नतें भरी मासूम नज़रों के आगे नमन की एक न चली। वह भारी मन से बोला, अच्छा चलो, छोड़ देता हूँ। जैसे ही क्लासरूम के दरवाजे के पास पहुँचे, नमन ने दरवाजे पर नॉक किया और तुरंत मिष्टी को अकेला छोड़कर वहाँ से 9-2-11 हो गया। तभी अंदर से एक कड़क आवाज़ गूंजी, क्या ये कोई क्लास में आने का वक्त है? मिष्टी मासूम आवाज़ में बोली। सर, वो लाइब्रेरी में किताब पढ़ते पढ़ते समय का ध्यान ही नहीं रहा। आगे से ऐसी गलती बिल्कुल नहीं होगी। मिष्टी ने अपनी घबराई और मासूम आवाज़ में सफाई दी। सम्राट ने जब मुड़कर देखा तो मिष्टी की खूबसूरत आंखें और मासूम चेहरा देखकर एक पल के लिए उसकी नज़र वहीं ठहर गई। उसकी घबराई हुई आवाज़ सुनकर सम्राट के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई, जिसे उन्होंने बड़ी ही चतुराई से छुपा लिया। उस मासूम चेहरे को देखकर सम्राट को अचानक लगा जैसे उन्होंने इसे कहीं पहले देखा हो। अपने दिमाग पर काफ़ी जोर डालने के बाद भी जब कुछ याद नहीं आया तो उन्होंने सिर झटका और अपनी बात संभालते हुए बोले, ठीक है, अंदर आ जाओ। आज तुम्हारा पहला दिन है। ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ कर रहा हूँ। आइंदा ये दोबारा न हो। पूरी क्लास हैरान नज़रों से यह सब देख रही थी। सम्राट सर का तो साफ नियम था कि 2 मिनट की देरी के पर भी वो किसी छात्र को क्लास में भटकने नहीं देते थे। मिष्टी अपनी सहेली नेहा के पास जाकर बैठी तो नेहा ने फुसफुसाई, आज तो तू बच गई। प्रोफेसर सम्राट ने तुझे कुछ नहीं कहा। ऐसा आज तक किसी के साथ नहीं हुआ। तुझे पता है ना कि सीनियर ने हमसे क्या कहा था? वो तो सबको सीधा क्लास से बाहर का रास्ता दिखाते हैं। नेहा की बात सुनकर मिष्टी को किसी सेलिब्रिटी जैसा फख्र महसूस होने लगा। तभी अचानक क्लास का दरवाज़ा एक बार फिर खुला और आर्यन ठाकुर बिना नॉक किए अकड़ के साथ अंदर आ गया। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? सम्राट की सख्त आवाज़ गूंजी। आर्यन ने मुड़कर देखा तो उसके माथे पर बल पड़ गए। वह सम्राट से सख्त चिढ़ता था। एक तो वो उसके पिता का पार्टनर था और दूसरा उसका प्रोफेसर, जो आर्यन की हर बदतमीजी की शिकायत उसके घर पहुंचा देता था। आपको कोई परेशानी है? आर्यन ने चिढ़कर पूछा। सम्राट ने अपनी नज़रें उस पर टिकाई। मैं तुम्हें और तुम्हारे पिता को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे अफसोस इस बात का है कि उनकी परवरिश इस तरह निकली। अपने मम्मी पापा के बारे में यह सुनते ही आर्यन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर बींच ली। सम्राट के बिल्कुल करीब आया और गुर्राया, आइंदा मेरे पापा और मेरी मम्मी की परवरिश पर सवाल उठाए तो आपके लिए बहुत बुरा होगा सम्राट सर। सम्राट के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आई। उन्होंने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा, उसे थपथपाया और शांत भरी आवाज़ में बोले, यह पहली और आखिरी बार है। इसके बाद अगर तुमने मुझे धमकी दी तो रातों रात कहाँ गायब हो जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। नाउ गेट लॉस्ट।
दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सम्राट की कड़क और बुलंद आवाज़ पूरे क्लासरूम में इस कदर गूंजी कि सारे बच्चे सहम कर काँप उठे। आर्यन तुरंत गुस्से से बाहर निकल गया। सम्राट का चेहरा का सख्त और रौद्र रूप देखकर मिष्टी ने तुरंत नेहा के कानों में फुसफुसाते हुए कहा, यार ये देखने में जितना कूल और हैंडसम लगता है, अंदर से उतना ही बड़ा खड़ूस है। नेहा ने राहत की सांस लेते हुए धीरे से कहा, तो तू शुक्रगुजार कि उन्होंने तुझे कुछ नहीं बोला, वरना सोच आज पूरी क्लास में के सामने तेरी क्या इज्जत रह जाती। मिष्टी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर मासूमियत से कहा, मुझे पता था, मैं आज घर से निकलते वक्त गणपति पापा से स्पेशल प्रार्थना करके आई थी, इसलिए बच गई। उसकी इस भोली और प्यारी आवाज़ पर नेहा को उस पर बेइंतहा प्यार आ गया और उसने मिष्टी के गाल खींच लिए। कुछ देर बाद जब क्लास खत्म हुई तो मिष्टी और नेहा मुस्कुराती हुई बाहर निकली। कॉरिडोर में आर्यन अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। तभी उनके दोस्त राहुल की नज़र मिष्टी पर पड़ी और वह झंक कर बोला, वाह यार, क्या सुंदर लड़की है। सच में अगर कॉलेज में ऐसी खूबसूरती रोज़ देखने को मिले तो इंसान धन्य हो जाए। आर्यन ने उखड़ते हुए लहजे में कहा, मेरा मूड पहले ही बहुत ख़राब है, बकवास बंद कर। रोहित ने उसके कंधे पर हाथ रखा, चल यार मूड ठीक करते हैं, आज शाम ज़बरदस्त पार्टी करते हैं। आर्यन ने रोहित को घूर कर देखा और कड़क आवाज़ में बोला, मैंने अब ये सब छोड़ दिया है, कसम से बोल रहा हूँ, कल से कसम खाई है कि अब से मैं कोई पार्टी शार्टी नहीं करूँगा। उसके इस अचानक बदले अंदाज को सुनकर उसके सारे दोस्त ठहाके मारकर हंसने लगे, क्योंकि किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी मिष्टी वहाँ से गुजरी। चलते चलते अचानक मिष्टी की नज़रें उठी और सीधे आर्यन की नज़रों से जा टकराई। मिष्टी ने झट से अपनी पलकें झुका ली और खामोशी से आगे बढ़ गई, लेकिन उन चंद पलों की मुलाकात ने आर्यन के दिल की धड़कनों को थमा दिया था। मिष्टी की वे हिरनी जैसी झील सी गहरी आंखें, जिनमें मासूमियत का समंदर और एक अनोखी पाकीज़ा चमक थी। आर्यन उस जादुई निगाह में इस तरह खो गया मानो उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी हसीन और रूहानी आंखें कभी नहीं देखी हो। मिष्टी तो चली गई, लेकिन उसकी आंखों की वो चमक और मासूम रूप आर्यन के दिलो दिमाग पर छप गया। आर्यन को यूं एकटक रास्ते की तरफ खोया देखकर रोहित ने अपनी कोहनी से उसे धक्का दिया और बोला, देखा ना कितनी हसीन है यार। मैं इसी लड़के के बारे में बात कर रहा था। रोहित के मुंह से मिष्टी के लिए यह बात सुनते ही आर्यन का खून खौल उठा। उसने पलक झपकते ही रोहित की गर्दन दबोच ली और गुस्से से आंखें लाल करके घुर्राया, साले भाभी है तेरी, तमीज़ से बात कर। आइंदा अगर उसके बारे में एक भी शब्द अपनी गंदी जबान से निकाला, जान ले लूँगा तेरी। आर्यन का न्यू पलक झपकते ही पेतरा बदलते देख उसके सारे दोस्त हैरानी से मुंह बनाए उसे देखने लगे। अभी एक पल पहले जो बंदा सुधरने का ढोंग कर रहा था, उसी ने अब इस अनजान लड़की को उनकी भाभी बना दिया था। उसके दोस्त उसकी तारीफ करने लगे कि क्या पसंद है उसकी। देखते देखते आर्यन के पूरे ग्रुप में उसके नाम की हूटिंग होने लगी। तभी ग्रुप में से थोड़ा दूर खड़ा जीत एक ठंडी आह भरते हुए बोला, भाई तू इस अमीर जादी से ज़रा दूर ही रह तो बेहतर है। आर्यन ने उस पर एक सरसरी और तीखी निगाह डाली और तंज कसते हुए बोला, क्यों बे, मेरे पापा विधायक हैं, बड़ा भाई एक सफल बिजनेसमैन है और दादाजी बहुत बड़े जमींदार हैं। इतनी ज़मीन है हमारी कि सुबह सुबह चाहे तो नया शहर बसा दें और कुछ साल बाद मैं भी राजनीति में कदम रखूँगा। अपने दोस्त की नसीहत आर्यन को ज़रा भी पसंद नहीं आई थी, इसलिए उसने एक ही सांस में अपनी पूरी एसेट गिनवा दी। जीत ने तुरंत अपनी सफाई दी, अरे यार, मेरे कहने का मतलब तेरी एसेट पर सवाल उठाना नहीं था। मैं नमन सोलंकी की बात कर रहा हूँ, तू जानता ही है उसे। मुझे लगता है कि वो इस लड़की का बहुत खास दोस्त है, शायद दोनों की मंगनी भी हो चुकी है। मैं क्लास में इन्हीं लड़कियों के पीछे बैठा था, ये बार बार नमन की ही बात कर रही थी। इससे साफ जाहिर है कि ये नमन को पसंद करती है, तो तू इस लफड़े से दूर रहे। आर्यन के चेहरे पर एक कुटिल और बेपरवाह मुस्कान तैर गई। वो हंसते हुए बोला, तो क्या हो गया, तू टेंशन मत ले, उस नमन को मैं देख लूँगा। अगर उन दोनों के बीच कोई सीन भी चल रहा होगा ना, तो उस सीन को तोड़ने में मुझे कितनी ही देर लगेगी। आर्यन ने आज गुस्सा होकर अपने दोस्तों को ट्रिक दे दी और वे सब कैफ़े एरिया में जा बैठे। उनके सामने ही मिष्टी नेहा के साथ बैठी बातें कर रही थी। तभी कैफ़े के दरवाजे पर सम्राट की एंट्री हुई। उसे देखते ही कैफ़े में मौजूद लड़कियां अपना दिल थाम कर बैठ गई।
सम्राट कभी कैफे में रुकते नहीं थे। अगर आते भी थे तो बस कॉफ़ी का कप लेकर सीधे अपने केबिन में चले जाते थे। लेकिन आज का माहौल अलग था, जहाँ कैफे की हर लड़की सम्राट को निहार रही थी और चाह रही थी कि वो एक निगाह उन पर डाल ले। वहीं सम्राट की नज़रें सिर्फ उस लड़की पर जाकर ठहर गई जिसकी झील सी निगाहों में वो पहले ही पूरी तरह से डूब चुके थे। आज सम्राट अपनी कॉफ़ी लेकर कैफे में ही बैठ गए, जिससे पूरे कैफे में सरगोशियाँ होने लगी। नेहा अपने गाल पर हाथ रखे टकटकी बांधे सम्राट को देखती रही और मिष्टी के कान में बोली, यार ये कितने हैंडसम हैं। मिष्टी ने झट से उसे टोका, पागल है क्या तू, और मुस्कुराते हुए हल्के से नेहा की कमर पर हाथ से मार दिया। नेहा उछल पड़ी और पूरे कैफे के सन्नाटे में उसकी तेज आवाज़ गूंज उठी, हाय राम, इतनी ज़ोर से कौन मारता है, हाय मेरी नाजुक सी कमर तोड़ दी। नेहा की चीख पूरे कैफे में मौजूद हर शख्स का ध्यान उसकी मेज की तरफ चला गया। सम्राट की नज़रें भी तुरंत अपनी कॉफ़ी से उठी और सीधे मिष्टी की तरफ जा टिकी। हर किसी को अपनी ओर घूरता देख मिष्टी शर्म से पानी पानी हो गई। उसने घबराकर नेहा की बाँह पकड़ ली और फुसफुसाई, नेहा ये क्या कर रही हो, थोड़ा धीरे बोलो, देखो सब हमें ही घूर रहे हैं, और सर को देखो वो हमारी की तरफ देख रहे हैं। नेहा ने मिष्टी की तरफ देखकर शरारत से आंख मारी, चुप कर, उन्हीं को तो जताने के लिए ये सब कर रही हूँ। कैफे की बाकी लड़कियों की तरह नेहा भी चाहती थी कि सम्राट उस पर ध्यान दे, और अपनी इस हरकत से वो काफ़ी हद तक कामयाबी हो चुकी थी। लेकिन मिष्टी से यह शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं हुई। वो नेहा पर हल्का सा गुस्सा होकर तुरंत अपनी जगह से उठी और तेज कदमों से कैफे से बाहर निकल गई। मिष्टी को इस तरह जाते देख सम्राट की निगाहें घूमी और सीधे आर्यन पर जाकर रुकी, जो मिष्टी को जाते हुए बड़ी शिद्दत और गहराई से निहार रहा था। आर्यन की उस बेबाक नज़र को देखते ही सम्राट के माथे की नसें तन गई और उसकी मुठ्ठियाँ कस गई। जिंदगी में पहली बार सम्राट के कठोर दिल में किसी लड़की के लिए एहसास जागा था। पहली बार कोई लड़की उसे इतनी भा गई थी। ऐसे में अपनी होने वाली अमानत पर किसी और मर्द की ऐसी तिरछी नज़र सम्राट को कतई बर्दाश्त नहीं हुई। रात के 12 बज रहे थे। आर्यन जब अपने घर पहुंचा तो हॉल का नज़ारा देखकर उसके कदम वहीं ठिठक गए। सामने सम्राट उसके पिता के साथ बैठा किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहा था। आर्यन ने बिना हाथ किए चुपके से अपने कमरे की तरफ खिसकना चाहा। तभी उसके पिता की कड़क आवाज़ गूंजी, आर्यन, यहाँ आकर बैठो। लाचार होकर आर्यन सोफे पर जा बैठा और चेहरे पर एक नकली मुस्कान लाकर बोला, हेलो सर, कैसे हैं आप। सम्राट ने कॉफ़ी की एक चुस्की ली और शांत लहजे में कहा, मैं तो ठीक हूँ, पर तुम्हारे हाल ठीक नहीं लग रहे। अभी तुम्हारे पापा से तुम्हारी बात हो रही थी। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आर्यन, उसके पिता ने सख्त लहजे में कहा। आर्यन ने तुरंत अपनी बात सामने रखी, पापा, मैंने किसी की कोई बेइज्जती नहीं की। आप इन्हीं से पूछ लीजिए कि इन्होंने कॉलेज में सबके सामने मेरी परवरिश से सवाल क्यों उठाए। चुप कर आर्यन, बिल्कुल चुप कर, उसके पिता गरज उठे। आजकल तुम्हारी हद से ज़्यादा शिकायतें आ रही है, और परवरिश की बात तो छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि रात के 2 बजे तुम क्लब में नशे की हालत में क्या कर रहे थे। पिता की बात सुनते ही आर्यन के होश उड़ गए। उसने तुरंत सम्राट की तरफ देखा, जो चेहरे पर एक तीखी और रहस्यमयी मुस्कान लिए उसे गौर से देख रहा था। कुछ दिन पहले जब आर्यन देर रात अपने दोस्तों के साथ क्लब से नशे में धुत होकर बाहर निकल रहा था, तब बाहर उसने सम्राट की गाड़ी देखी थी। उस वक्त उसे लगा था कि सम्राट तुरंत उसके पिता से शिकायत करेगा, पर जब कुछ दिनों तक मामला शांत हो रहा तो बेफिक्र हो गया था। लेकिन आज अपने पिता के मुंह से वही बात सुनकर आर्यन की तीखी नज़रें सीधे सम्राट पर जा टिकी। आर्यन ने अपनी नज़रें झुकाई और अपने पिता से कड़क आवाज़ में कहा, पापा, मैं इस मामले में आपको कोई सफाई नहीं दूंगा, लेकिन जो इंसान आपको मेरे खिलाफ भड़का रहा है वो भी कोई दूध का दूल्हा नहीं है। आगे से अगर आपने किसी और की बातों में आकर मुझसे सवाल जवाब किए तो मैं यह घर छोड़कर चला जाऊंगा। इतना कहकर वो बिना पीछे मुड़े सीधे अपने कमरे में चला गया। उसके जाते ही उसके पिता हर्षवर्धन ठाकुर ने सम्राट का हाथ थाम कर कहा, इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ बेटा, आगे से ये ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। सम्राट ने बेहद शांत और नरम लहजे में जवाब दिया, कोई बात नहीं अंकल जी, पर आपका बेटा सुधरने का नाम नहीं ले रहा। वैसे मुझे ऐसे बिगड़े बच्चों को सुधारना बहुत अच्छी तरह आता है। बहुत शौक को तो मैं सुधार कर सीधे भगवान के पास भेज भी चुका हूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपका बेटा भी उन सुधरे हुए लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाए।
उसने आज मुझसे बहुत बदतमीजी की है। अगर मैं चाहता तो उसे रातों रात गायब करवा देता और आप उसका सुराग भी नहीं ढूंढ पाते। सम्राट की आवाज़ जितनी धीमी और शालीन थी, उसमें छिपी धमकी उतनी ही खौफनाक थी। दरअसल दुनिया की नज़रों में सम्राट भले ही एक प्रोफेसर और बिजनेसमैन था, लेकिन उसके पीछे छुपा सच ये था कि वो अंडरवर्ल्ड का एक बेरहम गैंगस्टर था, और ये काला सच हर्षवर्धन ठाकुर अच्छी तरह जानते थे। सम्राट के जाते ही हर्षवर्धन ने धार लगाई, आर्यन। वो अपने बेटे के गुस्से और जिद को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए वह नहीं चाहते थे कि आर्यन कभी सम्राट से टकराए या उससे कोई पंगा ले। आर्यन सम्राट की धमकी सुन चुका था। सम्राट की धमकी से उसका खून खोल रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका बस चलता तो वह सम्राट को जान से मार देता। उसने तय किया कि वह सुबह आराम से अपने पापा से बात करेगा। अगली सुबह जब आर्यन ने अपने पिता से सम्राट के बारे में बात करनी चाही, तो हर्षवर्धन जी ने उसके हाथ से इशारे से उसे चुप करा दिया। उन्होंने आर्यन की एक न सुनी और लाल आंखों से घूरते हुए सख्त चेतावनी दी, आर्यन, एक शब्द भी और मत बोलना। आइंदा तुम उस सम्राट के मामलों से पूरी तरह दूर रहोगे। दूसरी तरफ मिष्टी के घर का माहौल हमेशा की तरह रौनक भरा था। सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। तभी उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए पूछा, मिष्टी, तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा? मिष्टी ने बिना कुछ बोले थम्स अप का इशारा कर दिया, जिससे देखकर उसकी माँ का चेहरा खुशी से खिल उठा। उन्होंने प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बस भगवान करे जल्दी से तुम्हारे कॉलेज की डिग्री पूरी हो जाए और फिर हम नमन और तुम्हारी शादी की बात आगे बढ़ाएं। उस वक्त नमन भी वहीं बैठकर खाना खा रहा था। नमन और मिष्टी की सगाई बचपन में ही तय हो चुकी थी और वो एक दोनों को बहुत पसंद भी करते थे। मिष्टी के पापा अमर चौहान और नमन के पिता अरविंद सोलंकी जिगरी दोस्त थे, और उन्होंने अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलते हुए बचपन में ही दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया था। तभी मिष्टी का भाई मानव बीच में चहकता हुआ बोला, मुझसे तो बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा कि कब इस चुड़ैल की शादी हो और ये घर का कचरा यहाँ से साफ हो जाए। मिष्टी ने गुस्से से आंखें चढ़ाकर मानव की तरफ देखा। मिष्टी के घर का माहौल बेहद फ्रेंडली था। उसके पापा देश में फैली कई बड़ी कंपनियों के मालिक थे, जिनका बिजनेस अब मिष्टी के भाई संभालते थे। उनकी काफ़ी जायदाद और ज़मीनें थी, और उसकी माँ भी एक बड़ा एनजीओ चलाती थी। खाना खाने के बाद जब मिष्टी अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो नमन ने उसे रोकते हुए कहा, मिष्टी रुको। उसने फिक्र भरी अंदाज में पूछा, यूनिवर्सिटी में कोई दिक्कत तो नहीं आई ना तुम्हें? मिष्टी ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया, नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई, बल्कि मुझे तो वहाँ मेरी दोस्त नेहा भी मिल गई। नेहा का नाम सुनते ही नमन के माथे पर बल पड़ गए। वह कड़क लहजे में बोला, तुम उसके साथ दूरी बनाकर रखोगी? मैंने कई लड़कों से नेहा के बारे में सुना है कि वह हर किसी लड़के पर लाइन मारती फिरती है। ऐसी लड़कियों के साथ रहोगी तो कल को तुम्हारे किरदार पर भी सवाल उठेंगे, और मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत बोले। मिष्टी ने तुरंत नेहा का पक्ष लेते हुए कहा, नमन, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं नेहा को अच्छे से जानती हूँ और मुझे इंसानों की पूरी समझ है। उसकी ये बात सुनकर नमन हंस पड़ा। वह अच्छी तरह जानता था कि मिष्टी जब भी कोई कांड करती या किसी मुसीबत में फंसती तो हमेशा रोती हुई उसके पास ही आती थी। नमन मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा ठीक है मेरी समझदार मैडम, पर याद रखना अगर आगे चलकर किसी लफड़े में फंसी तो रोते हुए मेरे पास मत आना। नमन प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। नमन ने उसे चिढ़ाते हुए मिष्टी की नकल उतारी तो मिष्टी गुस्से से अपने पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। नमन उसे पीछे से जाता हुआ निहारता रहा और मन ही मन मुस्कुरा कर बोला, बस 2 साल की बात और है मिष्टी, फिर हमारी शादी हो जाएगी। इसी प्यारे से ख्याल में खोया हुआ वो अपने घर की तरफ निकल गया। अगले दिन मिष्टी जब लाइब्रेरी से बाहर निकल रही थी तो आर्यन अपने दोस्तों के साथ बाहर ही घात लगाए खड़ा था। जैसे ही मिष्टी उसके पास से गुजरी, आर्यन बिल्कुल उसके रास्ते में आ गया और अपनी तीखी नज़रें उस पर टिकाकर बदतमीजी से बोला, अरे हो हसीना, अपना थोड़ा दीदार तो कराती जाओ। उसकी ऐसी ओछी बात सुनकर मिष्टी का खून खोल उठा। वह गुर्राई, हटो मेरे रास्ते से। आर्यन बेपरवाही से हंसा, और अगर ना हटूँ तो क्या करोगी तुम? मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। मिष्टी ने गुस्से से लाल होकर कहा। आर्यन अपनी सातिर मुस्कान के साथ और करीब आया। मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम अपने इन खूबसूरत हाथों से मेरा गला दबाओ। कम से कम तुम्हारे हसीन हाथ मुझे छुएंगे तो सही। उसकी आंखों में छिपी गंदगी और ओझी बातें सुनकर मिष्टी का बर्दाश्त का बांध टूट गया। उसने बिना सोचे समझे पूरी ताकत से आर्यन के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया।
आर्यन को सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि ये दुबली पतली सी लड़की उस पर हाथ उठाने की हिम्मत करेगी। थप्पड़ पड़ते ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और चेहरा खौफनाक लाल हो गया। इससे पहले कि आर्यन कोई भयानक कदम उठाता, रोहित और जीत ने आगे बढ़कर उसे कसकर दबोच लिया। रोहित ने घबराकर मिष्टी से कहा, लड़की अगर अपनी सलामती चाहती हो तो तुरंत यहाँ से भाग जाओ। आर्यन का वह वशी रूप देखकर मिष्टी अंदर तक कांप गई और हड़बड़ाती हुई वहां से भाग गई। दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी स्टोरी और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन आर्यन खामोश बैठने वालों में से नहीं था, बदला लेने वालों में से था। बदहवास मिष्टी सीधे नमन की क्लास की तरफ भागी। नमन ने उसे इस तरह डरी सहमी हालत में देखा तो चौंक कर पूछा, क्या हुआ मिष्टी? मिष्टी ने बात छुपा ली। वह जानती थी कि अगर उसने आर्यन का सच बताया तो पूरी यूनिवर्सिटी में बवंडर मच जाएगा और बात उसी पर आ जाएगी। उसने बहाना बनाया, कुछ नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे घर जाना है। पर आज तो हमारा डिनर का प्लान था ना, नमन ने याद दिलाया। नहीं, मुझे बस अभी घर जाना है, नमन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। तुम इतनी डरी हुई सी क्यों लग रही हो? अपनी घबराहट को छुपाते हुए मिष्टी तुरंत अपनी पुरानी अकड़ में आ गई और सीना तान कर बोली, डरी हुई? किसकी इतनी हिम्मत जो मिष्टी चौहान को डरा सके? उसका यह रूप देखकर नमन हंस पड़ा। मिष्टी का यूं अकड़ना जायज़ भी था। अमर चौहान अपनी लाडली बेटी पर जान छिड़कते थे। चौहान परिवार की सबसे छोटी बेटी थी, 3 भाइयों की इकलौती बहन। घर में हर कोई उसकी नजाकत और जिद को सर आंखों पर रखता था, इसलिए उसका यह मिजाज तो बनता ही था। नमन मुस्कुराते हुए उसकी बात मान गया और उसे घर छोड़ने के लिए तैयार हो गया। रात भर मिष्टी इन्हें उधेड़-बुन में उलझी रही कि वो नमन को सच बता दे, लेकिन फिर ख्याल आया कि मामला और बिगड़ जाएगा। अगर बात घर तक पहुंची तो उसकी दादी तो उसका कॉलेज जाना ही बंद करवा देगी। दादी तो पहले से ही अपनी इस मासूम और बेहद खूबसूरत पोती को यूनिवर्सिटी भेजने के सख्त खिलाफ थी। वे तो बस अपने बेटे बहू की जिद के आगे खामोश थी। सोच कर मिष्टी की नींद उड़ चुकी थी। रात के 11 बजे जब उसने बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह अपनी दादी के कमरे में चली गई। दादी ने पोती का उतरा हुआ चेहरा देखा तो सब समझ गई और बिना कुछ पूछे अपनी बाँह फैला दी। मिष्टी झट से उनके पाँव के पास बैठ गई और उनकी गोद में सिर रखकर लिपट गई। क्या हुआ मेरी बच्ची, कोई मसला है क्या? दादी ने प्यार से उसके बाल सहलाते हुए पूछा। मिष्टी ने खामोशी से हाँ में सिर हिला दिया। अपने पापा या भाइयों को क्यों नहीं बताती? नहीं दादी, अगर उन्हें बताया तो बात और बढ़ जाएगी। दादी को लगा कि शायद पढ़ाई या सहेलियों की कोई छोटी मोटी बात होगी। उन्हें क्या खबर थी कि उनकी पोती कितना बड़ा कारनामा करके आई है। उन्होंने मिष्टी का माथा चूमा और बोली, तो फिर सब भगवान पर छोड़ दें, वो सब ठीक कर देंगे। दादी की गोद में से रखते ही मिष्टी को सुकून मिला और वो वहीं सो गई। अगले दिन शाम को यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मिष्टी को बैठे बैठे बहुत देर हो चुकी थी। वो अपने ड्राइवर का इंतजार कर रही थी। देखते ही देखते लाइब्रेरी के सारे बच्चे चले गए। तभी लाइब्रेरियन उसके पास आया और बोला, बेटा अब लाइब्रेरी बंद करने का समय हो गया है, तुम बाहर बैठकर इंतजार कर लो। मिष्टी ने घड़ी की तरफ देखा तो 5:30 बज चुके थे। वो हैरान रह गई कि ड्राइवर अभी तक क्यों नहीं आया। आज नमन भी यूनिवर्सिटी नहीं आया था, वो किसी काम के सिलसिले में बाहर गया था। उसके 2 भाई गाँव गए हुए थे अपनी जमीनों को देखने और तीसरा भाई बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर था। पापा ऑफिस में थे। मिष्टी ने घर पर मम्मी को पूछने के लिए फ़ोन लगाया, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। तंग आकर मिष्टी अपनी किताबें समेटकर लाइब्रेरी से बाहर निकली। अभी उसने कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि अचानक एक बेहद मजबूत मर्दाना हाथ ने उसे झटके से अपनी ओर खींच लिया। मिष्टी के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि उस चौड़े हाथ ने उसके मुंह को कसकर दबा दिया और उसकी आवाज़ गले में ही घुट कर रह गई। मिष्टी का दिल खौफ से धड़कने लगा। उसने आज तक कभी किसी को खुद को छूने का हक नहीं दिया था, यहाँ तक कि अपने मंगेतर नमन को भी वो कभी अपने हाथ छूने नहीं देती थी, क्योंकि उसकी नज़र में यह सब सिर्फ शादी के बाद ही जायज़ था। लेकिन आज एक गैर मर्द उसे इस तरह ज़बरदस्ती अपनी गिरफ्त में बीचे सुनसान रास्ते पर उसे पकड़कर ले जा रहा था।
उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अपनी सीमा लागने का अजनाब देख लिया ना? आर्यन ने कमरे का भारी दरवाजा बंद करते हुए बोला। आज मैं तुम्हारी अकड़ इस तरह तोड़ दूंगा कि तुम तो क्या, तुम्हारी परछाई भी कभी किसी लड़के के सामने सर उठाने की हिम्मत नहीं करेगी। मिष्टी की आंखों से बेबसी के आंसू झलक पड़े। कमरे का अंधेरा और आर्यन के चेहरे का वहशी गुस्सा देखकर मिष्टी समझ गई थी कि यहाँ उसकी पुरानी अकड़ काम नहीं आने वाली। अपनी इज्जत और सलामती की खातिर जिस मिष्टी ने आज तक कभी किसी के आगे हाथ नहीं जोड़े थे, जो बात बात पर तेवर दिखाती थी, वह आज बिलक बिलक कर गिड़गिड़ाने लगी। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कसम खाती हूँ आगे से कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगी। प्लीज़ मुझे जाने दो। उसकी जगह कोई और लड़की भी होती तो वो भी शायद यही करती। एक लड़की के लिए उसकी इज्जत सबसे ऊपर होती है। उसके जुड़ते हाथों और आंखों में तैरते खौफ को देखकर आर्यन की रफ्तार एक पल के लिए थमी। तभी घबराहट में मिष्टी के कंधे से दुपट्टा सरक कर जमीन पर जा गिरा। आर्यन की नज़रें मिष्टी की दूधिया रंगत, उसकी गोरी सुराहीदार गर्दन और डर से कांपते हुए गोल धड़कनों पर पड़ी। वह ठगा सा रह गया। आर्यन तो सिर्फ उसे डराने, उसकी अकड़ मिटाने लाया था। उसका ऐसा कोई गलत इरादा नहीं था। वो सिर्फ उसे डराना चाहता था। लेकिन मिष्टी का ये रूहानी और बेपनाह रूप देखकर उसके दिमाग की सारी नफरत पल भर में भाप बनकर उड़ गई। आर्यन के सिर पर जुनून का ऐसा खुमार हावी होने लगा। वह उस जादुई हुस्न में पूरी तरह खो चुका था। लेकिन आर्यन की आंखों में छाई उस अजीब सी जुनूनी दीवानगी और गहरे खुमार को देखकर मिष्टी का कलेजा मुंह को आ गया। खतरे को भांपकर उसने धीरे धीरे अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ाना शुरू किया। आर्यन अपनी ही धुन में किसी सम्मोहक के शिकार की तरह मिष्टी की तरफ एक एक कदम बढ़ाने लगा। मिष्टी पीछे हटते हटते दीवार से जा लगी। तभी उसके टटोलते हाथों में जमीन पर पड़ा एक भारी लकड़ी का डंडा आ गया। अपनी इज्जत और खुद की हिफाजत के लिए मिष्टी ने अपने सारे खौफ को ताकत में बदला और बिना एक पल गवाए वो डंडा पूरी शिद्दत के साथ आर्यन के सिर पर दे मारा। सिर पर जोरदार चोट पड़ते ही आर्यन दर्द से कराह उठा और सिर थामकर जमीन पर बैठ गया। मिष्टी ने बदहवास हालत में अपना दुपट्टा उठाया और बहते आंसुओं के साथ कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर भाग निकली। आर्यन ने एक बड़ी गलती कर दी थी। उसने मिष्टी से अकेला बदला लेने के चक्कर में अपने सारे दोस्तों को घर भेज दिया था। लेकिन जीत अपने दोस्त की फिक्र में वहीं बाहर रुका हुआ था। जब उसने मिष्टी को बदहवास हालत में कमरे से भागते हुए देखा तो उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि खामोशी से एक तरफ होकर उसे रास्ता दे दिया। जीत की अपनी भी 3 बहनें थीं और वह एक लड़की की इज्जत की अहमियत बहुत अच्छी तरह समझता था। उसने आर्यन को इस गलत रास्ते पर जाने से मना किया था, पर आर्यन उस पर भड़क उठा था और धमकी दी थी, अगर तू बीच में आया तो उस लड़की के थप्पड़ का बदला मैं तुझसे लूँगा। जीत जानता था कि आर्यन कितना जिद्दी और ख़तरनाक है। वो जो बोलता था वो करता था, इसलिए वो चुप रहा। लेकिन अब मिष्टी को सही सलामत भागते देख उसने राहत की सांस ली। जीत कमरे के अंदर पहुंचा तो आर्यन कराते हुए चिल्लाया, पकड़ उसे, रोक उसे, जाने मत दे। लेकिन जीत ने उसकी बात को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। दर्द की वजह से आर्यन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब आर्यन की आंखें खुली तो वह अस्पताल के बेड पर था। सिर पर सफ़ेद पट्टी बनी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी रूहानी मुस्कान तैर रही थी। उसे यूं मुस्कुराते देखकर उसके दोस्त हैरानी से एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। रोहित माथा पीटते हुए बोला, लगता है सिर पर डंडा कुछ ज़्यादा ही जोर से लग गया है। भाई का तो मानसिक संतुलन ही हिल गया है। जो बदला लेने की जगह मंद मंद मुस्कुरा रहा है। क्या बकवास कर रहा है? आर्यन ने गंभीर आवाज़ में कहा। रोहित फिर बोला, अरे यार, तू एक लड़की से डंडे खाकर अस्पताल में भर्ती है और गुस्सा करने के बजाय मुस्कुरा रहा है। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और मिष्टी का वो मासूम बेपनाह हसीन चेहरा याद किया। उसने कड़क लहजे में कहा, चुप रहो तुम सब, और हाँ, कान खोलकर सुन लो। आज से तुम सब उसे भाभी बोलोगे और इस बार मैं सीरियस हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर उसके दोस्तों के ठका के गूंज उठे। ओह, तो हमारे शहजादे को उस हसीना से बेपनाह मोहब्बत हो गई है। आर्यन की आंखें संजीदा हो गई। हंसी मजाक बंद करो, मुझे वो दिल से पसंद आ गई है और अब वही मेरी बीवी बनेगी। इस नाते तुम सबका हक बनता है कि उसकी इज्जत करो। अगर आज के बाद तुम में से किसी ने भी उसकी तरफ गलत नज़र से देखा तो मैं
मैं उसकी जान ले लूँगा। तभी रोहित एक हल्की सी मुस्कान के साथ चुटकी लेते हुए बोला, वाह भाई, खुद तो लड़की से मार खाकर अस्पताल में पड़े हो और अब हमें धमकी दे रहे हो। माहौल बिगड़ता देख रोहित ने तुरंत अपनी बात संभाली और बेहद मासूमियत से बोला, अरे यार, जुबान फिसल गई। रोहित का ये घबराया हुआ भोला अंदाज देखकर उस कमरे में मौजूद सारे दोस्तों का जोरदार ठहाका गूंज उठा। अगले दिन आर्यन यूनिवर्सिटी पहुंचा तो उसकी आंखें लगातार मिस्टी को ही ढूंढ रही थी। उसे लगा था कि कल के खौफनाक हादसे के बाद मिस्टी आज कॉलेज नहीं आएगी, लेकिन जब उसने मिस्टी को अपनी क्लास में बैठा देखा तो वो हैरान रह गया। सबसे ताज्जुब की बात ये थी कि मिस्टी ने कल के उस पूरे मामले की भनक किसी को नहीं लगने दी थी। उसने किसी को नहीं बताया था। जैसे ही मिस्टी लाइब्रेरी की तरफ जाने के लिए निकली, आर्यन अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मिस्टी ने कड़कड़ाकर कहा, अब क्या मसला है? लगता है कल की मार से तुम्हारा पेट नहीं भरा। आर्यन ने बेपरवाही सा जवाब दिया, पेट का तो पता नहीं, पर कल के उस हसीन दीदार के बाद एक बार फिर तुम्हारे दीदार के लिए बेताब हूँ। देखो मिस्टर, मिस्टी गुस्से से चिल्लाई। इसके पहले कि वह अपनी बात पूरी करती, आर्यन ने किसी मासूम बच्चे की तरह अपनी गर्दन मिस्टी के आगे झुका दी और बोला, हाँ पता है, तुम मेरा गला दबा दोगी। लो दबा लो और मोड़ दो मेरी गर्दन, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि मैं मोहब्बत के रास्ते में कुर्बान हो गया। उसकी ये नौटंकी देखकर मिस्टी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सच तो ये था कि आर्यन को मिस्टी से कोई प्यार व्यार नहीं हुआ था। कल अस्पताल में उसने सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए दोस्तों के सामने झूठ बोला था, ताकि वे उसका मजाक न बनाएं। अब वह मिस्टी को सिर्फ तंग करना चाहता था। मिस्टी की आंखों में तैरती नफरत, गुस्से से लाल होती उसकी नाक और सेब जैसे लाल गाल देखकर आर्यन को एक अजीब सा दिमागी सुकून और मज़ा मिलता था। वह उसे चिढ़ा कर बेबस कर देना चाहता था। मिस्टी गुस्से में पेट पटकती हुई वहाँ से आगे बढ़ गई और आर्यन होठों पर शातिर मुस्कान सजाए उसे देखता रहा। तभी नेहा हाँफती हुई मिस्टी के पास पहुंची और बोली, मिस्टी, तुम्हें सम्राट सर ने अपने केबिन में बुलाया है। सम्राट का नाम सुनते ही मिस्टी ठिठक गई। क्यों? फिर उसने नेहा के कान में फुसफुसाते हुए कहा, यार मुझे ये सर बिल्कुल समझ नहीं आते। सच कहूँ तो मुझे ये या तो थोड़े ठरकी किस्म के इंसान लगते हैं। नेहा ने तुरंत उसका मुंह दबाया। ये तू क्या बकवास कर रही है? सम्राट सर तेरी कितनी इज्जत करते हैं। याद है तेरा असाइनमेंट कितना बकवास था, फिर भी उन्होंने तुझे पूरे में से पूरे नंबर दिए थे और तू उनके बारे में ऐसा सोच रही है। मुझे ऐसे टीचर से बिल्कुल पसंद नहीं है, जो मेहनत के दम पर नहीं बल्कि चेहरे की रंगत और खूबसूरती देखकर नंबर बांटते हैं। मिस्टी ने नेहा के सामने अपनी नाराज़गी जताई और भारी मन से अपने कदम प्रोफेसर सम्राट के केबिन की तरफ बढ़ा दिए। जैसे ही उसने दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर कदम रखा, सम्राट आराम से अपनी कुर्सी पर पैर चढ़ाए बैठा था। मिस्टी को देखते ही उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान उभरी और वो शिष्टता से खड़ा हो गया। आओ मिस्टी, बैठो। मिस्टी ने बिना कोई फालतू औपचारिकता निभाते हुए कुर्सी खींची और बैठ गई। उसने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा, सर आपने मुझे बुलाया, कोई काम था? उसके दिमाग में नमन की बोली गई बातें लगातार गूंज रही थी कि सम्राट कोई शरीफ इंसान नहीं है। वो लड़कियों को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करता है और काम निकल जाने के बाद उन्हें छोड़ देता है। यही वजह थी कि मिस्टी सम्राट से पूरी तरह का फासला बनाकर रखना चाहती थी। काम नहीं तो बस ऐसे ही बुलाया था। सम्राट ने अपनी कुर्सी से टेक लगाते हुए बेहद शांत लहजे में कहा, तुम बताओ, चाय लोगी या कॉफ़ी? उसने यूनिवर्सिटी में यह बात कई बार सुनी थी कि सम्राट कभी किसी स्टूडेंट को अपने केबिन में नहीं आने देते और कभी किसी को 2 मिनट से ज़्यादा वहाँ नहीं रखने देते, सबको डांट कर भगा देते थे। और आज वही शख्स उसे अपने केबिन में बिठाकर चाय कॉफ़ी का ऑफ़र दे रहे थे। वो एक लड़की थी। उसे सम्राट की नज़रें कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसे कुछ गलत होने का साफ एहसास हो रहा था। उसने सीधे सम्राट की आंखों में आंखें डालकर तीखे स्वर में पूछा, सर क्या आप अपने हर स्टूडेंट को ऐसे ही चाय कॉफ़ी का ऑफ़र देते हो? सम्राट के होठों पर एक गहरी रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। नहीं, बस तुम खास हो। ये सुनते ही मिस्टी के माथे पर तोरियां चढ़ गई। सम्राट ने बात संभालते हुए आगे पूछा, खैर छोड़ो ये सब, मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताओ। सॉरी सर, पर मैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करती। अगर आप मुझसे पढ़ाई के अलावा कुछ भी पूछेंगे तो मेरा जवाब हमेशा ना ही रहेगा। और वैसे भी आपको मेरी पर्सनल बातें क्यों जाननी है? देखिए सर, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो अच्छे मार्क्स पाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाए।
मुझे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। मिष्टी का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा था। सम्राट ने अपनी भारी और गंभीर आवाज़ में उसकी बात बीच में काट दी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ मिष्टी, और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसे रत्ती भर भी अंदाज़ा नहीं था कि सम्राट 2 टूक में उसे ऐसी बात बोलेगा। उसने गुस्से से तमतमाते हुए कहा, सॉरी सर, पर मेरी सगाई हो चुकी है और मेरी शादी सिर्फ उसी से होगी। वो झटके से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन पीछे से सम्राट की शांत और खौफनाक आवाज़ गूंजी, तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ मुझी से होगी। मिष्टी पलटी और चिल्लाई, आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। शायद आप मेरे परिवार को नहीं जानते। सम्राट के चेहरे पर एक तीखी मुस्कान उभरी। ज़बरदस्ती? मैं तो अभी तुम्हें बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, नादान लड़की। तुम जानती नहीं कि मैं कौन हूँ। तुम्हें यहीं से उठाकर ऐसी जगह गायब कर दूंगा कि ढूंढने वाले कभी तुम्हारा सुराग भी नहीं पा सकेंगे। आप जैसे नीच इंसान से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। मिष्टी की चीख केबिन में गूंज उठी। तुम्हारी ये ऊंची आवाज़ सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी मनपसंदी लड़की हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक उसकी जान ले चुका होता। खैर, तुम बस शादी की तैयारियां शुरू करो। मिष्टी आगे कुछ सुने बिना आंसुओं से भारी आंखों के साथ केबिन से बाहर निकल गई। भागते भागते वो सीधे नमन से जा टकराए। मिष्टी, क्या हुआ? नमन ने उसकी ये बदहवास हालत देखी तो चौंक पड़ा। मिष्टी खुद को संभाल न सकी और नमन के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसने हिचकियों के बीच सम्राट की सारी घिनौनी बातें और धमकियां नमन को बता दी। नमन का खून खौल उठा। मैं अभी उनके केबिन में जाकर उनसे बात करता हूँ। नहीं नमन, प्लीज़ नहीं। मिष्टी ने डर कर उसका हाथ पकड़ लिया। नमन ने खुद को शांत किया और मिष्टी के आंसू पोंछते हुए कहा, ठीक है, लेकिन आइंदा अगर उन्होंने तुम्हारे साथ जरा भी बदतमीजी की तो तुम तुरंत मुझे बताओगी। उसी शाम चौहान मेंशन में पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा डिनर कर रहा था। माहौल खुशनुमा था। तभी अचानक घर में हाथों में बंदूकें थामे गार्ड्स के साथ सम्राट ने हॉल में कदम रखा। सबकी निगाहें सम्राट पर टिकी तो वो बेफिक्र अंदाज में आगे बढ़ा और गहरी आवाज़ में बोला, लगता है आपके घर में होने वाले दामाद की खातिरदारी करने का कोई रिवाज नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में इस तरह घुसने की? अमर चौहान की कड़क आवाज़ हॉल में गूंज उठी। सम्राट के चेहरे पर एक सातिर मुस्कान सजाई और बेफिक्र होकर कुर्सी खींचकर वहीं बैठ गया। रिलैक्स ससुर जी। फिर वो मुड़ा और सोलंकी साहब पर अपनी पैनी निगाह टिकाई दी। सोलंकी साहब, जहाँ तक मेरा ख्याल है आप अपने बेटे नमन को जिंदा देखना चाहते हैं ना? सम्राट के ये बोलते ही सोलंकी साहब का चेहरा खौफ से पीला पड़ गया। वे सम्राट के बेरहम गैंगस्टर के रूप से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे। अभी कुछ दिन पहले ही सम्राट ने उनके सिर पर रिवॉल्वर रखकर नमन को जान से मारने की धमकी दी थी। सम्राट अपनी जगह से उठा और गहरी आवाज़ में बोला, अब आप अपनी बेटी की शादी नमन से नहीं, मुझसे कराने की तैयारी शुरू कर दीजिए। इतना कहकर वो अपने हथियारों से लेस गार्ड्स के साथ वहाँ से चला गया। इस पूरे भवंडर के बीच मिष्टी चुपचाप अपनी नज़रें झुकाए बैठी थी। उसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इस सारे तमाशे की गुनहगार वही हो। उसकी मासूम आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी सोलंकी साहब ने कांपते हाथों से अमर चौहान का हाथ पकड़ा। मुझे माफ़ कर देना अमर, पर मैं अपने बेटे की जान दांव पर नहीं लगा सकता। वो बहुत ही खतरनाक इंसान है। ये रिश्ता हम यहीं ख़त्म कर देते हैं। नमन और मिष्टी की सगाई टूटने का ऐलान सुनते ही सन्नाटा छा गया। मिष्टी ने इतनी देर में पहली बार आंख उठाकर बेयकीनी से नमन की तरफ देखा। थोड़ी देर बाद जब मिष्टी अपने कमरे में बैठी थी तब नमन वहाँ आया। उसने हिचकिचाते हुए कहा, देखो मिष्टी, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता था और तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन सम्राट एक खौफनाक गैंगस्टर है। मेरे अपने कई सपने हैं, मैं अपनी जान नहीं गंवाना चाहता। प्लीज़ मुझे भूल जाओ और अपनी दुनिया में आगे बढ़ो। मिष्टी के होठों पर एक शब्द भी नहीं निकला। वो बस खामोशी से अपने बचपन के साथी और मंगेतर की इस कायरता और बेवफाई को देखती रही। अगले ही दिन सोलंकी साहब ने नमन को सम्राट के डर से रातों रात विदेश भेज दिया। उधर सम्राट मिष्टी के साथ अपनी शादी की तैयारियां पूरी जोरों शोरों से शुरू करवा चुका था। मिष्टी अक्सर अकेले बैठकर रोने लग जाती थी। उसे नमन से उस खोखले प्यार और कायरता की सच्चाई का पता चल चुका था। भले ही मिष्टी उससे कोई बेइंतहा प्यार नहीं करती थी, लेकिन बचपन से ही दोनों का रिश्ता तय था। इसलिए उसने कभी नमन के अलावा किसी और लड़के के बारे में नहीं सोचा था।
अपने सपनों में किसी दूसरे लड़के को जगह नहीं दी थी। तो इस तरह बेवफाई और धोखे का बुरा लगना तो स्वाभाविक था, पर इन सब बुरे हालातों के बीच एक बात अच्छी हुई थी। शादी से पहले ही उसे नमन के झूठे प्यार और कमज़ोर चरित्र का पता चल गया था। इसी दौरान एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। सम्राट के घर पर सीबीआई की अचानक रेड पड़ी। उसके गैरकानूनी धंधों, हथियारों की तस्करी और कई घिनौने जुर्मों के सबूत सीबीआई के हाथ लग गए। जब उस पर सारे इल्ज़ाम साबित हो गए तो गिरफ्तार होने के डर से वह देश छोड़कर फरार हो गया। ये सारे आघात के बाद मिष्टी पूरे 1 महीने तक यूनिवर्सिटी नहीं गई थी। 1 महीने बाद जब उसने कॉलेज में कदम रखा तो आर्यन के दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई। उस 30 दिनों में जब मिष्टी कॉलेज नहीं आ रही थी, आर्यन बेचैन था और बेहाल रहा था। लेकिन मिष्टी को देखकर ही जहाँ उसका दिल खुशी से भर गया, वहीं उसकी हालत देखकर उसे गहरा झटका भी लगा। मिष्टी अब पहले जैसी चुलबुली और नखरीली नहीं थी। वह बिल्कुल चुपचाप सी रहने लगी थी, सिर्फ अपने काम से काम रखती थी। आर्यन जब भी उसके रास्ते में आता या उससे बात करने की कोशिश करता तो मिष्टी अब न तो गुस्सा होती थी, न ही कोई विरोध करती थी। बस अपनी उदास आंखें झुकाकर आर्यन को पूरी तरह नज़रअंदाज करके खामोशी से निकल जाया करती थी। मिष्टी का यह बदला हुआ रूप, उसकी यह पत्थर जैसी खामोशी आर्यन के दिल को अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। आर्यन तो शुरुआत में अपने उस थप्पड़ का बदला लेने और उसे परेशान करने के इरादे से आया था, लेकिन अब मिष्टी को यूं टूटा हुआ देखकर उसे अपनी सांसों में घुटन महसूस होने लगी थी। उसका दिल जैसे पल पल बिखर रहा था। मिष्टी की ऐसी दर्द भरी हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। आर्यन को धीरे धीरे ये एहसास हो रहा था कि जिसे वह सिर्फ एक जिद समझ रहा था, वह उस लड़की से बेपनाह रूहानी और सच्चा प्यार करने लगा था। वह उसे इस तरह घुट-घुट कर जीते हुए नहीं देख सकता था। समय बीतता गया। मिष्टी के इस दुख में ने आर्यन को भी पूरी तरह बदल कर रख दिया। वह अब पहले जैसा बेपरवाह वो आवारा लड़का नहीं रहा था। न तो वो अब अपने दोस्तों के साथ शराब या पार्टियों में जाता था और न ही कॉलेज की किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखता था। उसने अपनी हर बुरी आदत से मन हटा लिया था और पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगा दिया था। एक दिन यूनिवर्सिटी के बाहर मिष्टी अपनी गाड़ी का इंतजार कर रही थी। तभी आर्यन की नज़र पास खड़ी एक गाड़ी और उसके पास खड़े 4-5 लड़कों पर पड़ी। आर्यन हमेशा की तरह वहीं दूर खड़ा था, क्योंकि जब तक मिष्टी सही सलामत घर के लिए रवाना नहीं हो जाती थी, वह यूनिवर्सिटी का गेट नहीं छोड़ता था। आर्यन को उन लड़कों के चाल चलन से साफ लग रहा था कि ये कोई मामूली लड़के या फिर अच्छे लड़के नहीं हैं। जैसे ही मिष्टी गाड़ी के करीब पहुंची, उन लड़कों ने उसे जबरदस्ती दबोचने की कोशिश की। आर्यन पलक झपकते ही बीच में कूद पड़ा और उन लड़कों को मिष्टी से दूर रहने की सख्त हिदायत दी। उसे लगा कि आर्यन ने ही उसे डरा धमकाने के लिए यह सारा नाटक रचा है। गुस्से से अंधी होकर उसने आर्यन के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद दिया और चिल्लाई, "यह सब तुमने ही करवाया है ना, मुझे डराने के लिए?" आर्यन ने पलटकर एक शब्द भी नहीं कहा। वो खामोश खड़ा मिष्टी के कड़वे बोल और इल्ज़ाम सुनता रहा। जब तक मिष्टी का ड्राइवर नहीं आ गया, वो एक ढाल की तरह वहीं डटा रहा और उसके सारे इल्ज़ाम सुनता रहा। मन ही मन उसने खुद से कहा, शायद बेइंतहा मोहब्बत करने की कीमत यही है। घर पहुंचकर मिष्टी ने टीवी पर चल रहे न्यूज़ चैनल को देखकर उसके होश उड़ गए। ब्रेकिंग न्यूज़ में वही 5-6 लड़के पुलिस की कस्टडी में खड़े थे। वे हजारों लड़कियों को गायब करने वाले एक बहुत बड़े मानव तस्करी के खूंखार अपराधी थे। यह खबर देखते ही मिष्टी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। आर्यन उसे डरा नहीं रहा था, बल्कि उसकी जान बचा रहा था। रात भर मिष्टी को नींद नहीं आई। वह आर्यन के बारे में ही सोचती रही। उसने फैसला किया कि वह सुबह उससे माफ़ी मांगेगी। अगले दिन जब वह कॉलेज आई तो माफ़ी मांगने के लिए उसके कदम कांप रहे थे। उसे डर था कि आर्यन आज सबके सामने उसे बेइज्जत और जलील करेगा। लेकिन जब मिष्टी ने झिझकते हुए उससे माफ़ी मांगी तो आर्यन ने बिना कोई शिकवा किए चुपचाप उसकी माफ़ी कबूल की। अपनी नज़रें नीचे झुकाई और बिना एक शब्द बोले वहाँ से निकल गया। उस दिन के बाद आर्यन मिष्टी के राहों में पूरी तरह से ओझल हो गया था। न उसने कभी मिष्टी की तरफ अपनी निगाह उठाई और न ही उसे परेशान किया। वह मिष्टी की दुनिया से पूरी तरह अलग हो चुका था। अब पूरी यूनिवर्सिटी में बस यही चर्चा गूंज रही थी कि आर्यन ठाकुर को किसी लड़की से बेइंतहा मोहब्बत हो गई है, पर उस लड़की का नाम किसी को नहीं पता था।
उसने अपनी सारी बुरी आदतें, आवारागर्दी और पुरानी गर्लफ्रेंड्स को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। वो पूरी तरह सुधर चुका था और अब सिर्फ अपनी पढ़ाई और दोस्तों में मसरूफ था। मिष्टी दूर खड़ी उस बदले हुए इंसान को देख रही थी। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। आर्यन अब वो पुराना आवारा और बेपरवाह लड़का नहीं रहा था। उसने राजनीति का रास्ता छोड़कर अपने भाई के बिजनेस को संभालने में खुद को पूरी तरह झोंक दिया था। उसकी पूरी दुनिया अब सिर्फ पढ़ाई, काम और दूर से मिष्टी का ख्याल रखने तक ही सिमट चुकी थी। एक शाम जब मिष्टी यूनिवर्सिटी से थोड़ी देर घर लौटी तो उसने हॉल में आर्यन को उसके परिवार के साथ बैठा देखा। आर्यन को अचानक अपने घर देखकर मिष्टी की धड़कनें तेज हो गई और उसने खामोशी से अपनी निगाह झुका ली। रात को खाना खाते वक्त उसकी मम्मा ने बताया कि आर्यन और उसका परिवार मिष्टी का हाथ मांगने आया था, लेकिन मिष्टी ने अतीत के खौफ और झिझक के चलते उस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। अगले दिन जब मिष्टी कॉलेज पहुंची तो आर्यन उसके रास्ते में खड़ा था। वह अच्छी तरह जानता था कि मिष्टी इतनी आसानी से नहीं मानेगी। तुमने शादी के लिए इनकार क्यों किया, मिष्टी? आर्यन ने बेहद धीमी और शिकायती लहजे में पूछा। मिष्टी ने अपनी आंखें चुराते हुए कहा, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती और बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इंसान को उससे शादी करनी चाहिए जो उससे प्यार करता हो, न कि उससे जिससे वो प्यार करते हैं। इसलिए आप भी अपने लिए कोई ऐसी लड़की ढूंढ लीजिए जो आपसे बेइंतहा प्यार करे। देखो मिष्टी, आर्यन ने उसकी बात बीच में काट दी। मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे बस इतना पता है कि तुम्हारी वजह से मैं पूरी तरह बदला हूँ। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो, मैंने अपने सारे बुरे काम छोड़ दिए। मैं हमेशा अब ऐसा ही सुधरा हुआ इंसान बना रहना चाहता हूँ, लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ। तुम बस एक बार मुझ पर यकीन करो। आर्यन की इन सच्ची बातों को सुनकर मिष्टी का दिल अंदर से भारी होने लगा। आर्यन ने मिन्नतें भरी नज़रों से मिष्टी की तरफ देखा। प्लीज़ मिष्टी, मुझे सिर्फ एक मौका देकर देखो। प्लीज़ शादी के लिए हाँ बोल दो। मिष्टी ने झिझकते हुए कहना चाहा, पर मेरी सगाई, मुझे तुम्हारे अतीत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आर्यन ने तुरंत कहा, मुझे तुम्हारे किरदार पर कभी कोई शक नहीं था, बल्कि सच तो ये है कि मेरा खुद का अतीत खराब रहा है। मेरी कई गर्लफ्रेंड रह चुकी है। आर्यन ने बिना कुछ छुपाए अपनी सारी पुरानी हर गलती मिष्टी के सामने बयां कर दी। मैं पहले उन इंसानों का मजाक उड़ाया करता था जो किसी और की खातिर खुद को बदल लेते हैं। आर्यन की आंखों में बेइंतहा सच्चाई और गहराई थी। लेकिन आज मैं खुद पूरी तरह बदल चुका हूँ और मुझे अपने इस बदलाव पर जरा सा भी पछतावा या हैरानी नहीं है। मिष्टी आखिरकार मुस्कुरा दी और उसने आर्यन की मोहब्बत को कबूल करते हुए शादी के लिए हाँ कर दी। नमन का दिया धोखा अब उसकी यादों से पूरी तरह धुल चुका था और सम्राट जैसे लोग वे किसी की ज़िंदगी में सिर्फ एक डरावने साए की तरह आते हैं और फिर तबाही मचाकर हवा में गायब हो जाते हैं। कुछ दिन बाद उन दोनों के घर वालों ने उन दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया। आर्यन के प्यार को गले लगाते ही मिष्टी का मन एक अनोखे सुकून से भर गया। ऐसा सुकून जो उसने सालों बाद नसीब हुआ था। वह एक बार फिर से वही पुरानी खुशमिजाज, चुलबुली और मासूम मिष्टी बन चुकी थी। घर में हर कोई उसका ये खिलखिलाता हुआ रूप देखकर बेहद खुश था। देखते ही देखते दोनों की कॉलेज की डिग्री पूरी हो गई। पढ़ाई खत्म होने के महज एक हफ्ते के अंदर ही बेहद शाही अंदाज में दोनों की सगाई संपन्न हुई। समय के साथ आर्यन एक बेहद पावरफुल और कामयाब बिजनेसमैन बन चुका था। उसकी शख्सियत का इतना दबदबा था कि पूरे शहर में किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसके सामने जबान भी खोल सके। लेकिन वह बेबाक और कड़क आर्यन अगर किसी से डरता था तो वो थी सिर्फ और सिर्फ उसकी मिष्टी। सगाई के बाद शादी की तैयारियां पूरी जोरों शोरों से शुरू हो गई। यह कोई आम शादी नहीं होने वाली थी। आखिर मिष्टी चौहान परिवार की सबसे छोटी और लाडली बेटी थी और आर्यन अपने विधायक पिता का कामयाब और छोटा बेटा था। आर्यन के घर वाले बीते 3 सालों में से उसके इस जादुई बदलाव को देखकर फूले नहीं समा रहे थे। जो लड़का कभी बेपरवाह और गैर जिम्मेदार था, आज वो सबको साथ लेकर चलने वाला एक सुलझा हुआ इंसान बन चुका था। शादी का शुभ दिन भी आ पहुंचा। मिष्टी एक बेहद खूबसूरत लाल रंग का दुल्हन का लहंगा पहने हुए थी और आर्यन राजसी शेरवानी में सज कर मंडप में बैठा था। अग्नि को साक्षी मानकर फेरे पूरे होने के बाद आर्यन ने मिष्टी की नाजुक गर्दन में प्यार से मंगलसूत्र बांधा और फिर बेहद नजाकत से
अपनी उंगलियों से उसकी मांग में लाल सिंदूर भर दिया। जैसे ही सिंदूर मिष्टी की मांग में सजा, आर्यन के होठों और दिल पर एक रूहानी मुस्कान, सुकून भरी मुस्कान तैर गई। तभी आर्यन ने अपने होठ मिष्टी के माथे पर टिका दिए। उस पावन और रूहानी स्पर्श को महसूस करते ही मिष्टी ने अपनी आंखें मूंद ली। उसका पूरा वजूद एक अनजाने सुकून से सिहर उठा। शादी का मंडप छोड़ जब मिष्टी ने अपने नए घर की चौखट पर अपना पहला कदम रखा तो आर्यन उसके बेहद करीब आया और मिष्टी के कान में मखमली आवाज़ में फुसफुसाते हुए कहा, अब मेरी ज़िंदगी की हर सुबह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे नाम से होगी, मिसेज आर्यन ठाकुर। यह सुनते ही मिष्टी के गालों पर एक शर्म की लाली दौड़ गई और उसने अपनी पलकें झुका ली। रात के घने साये में शादी की तमाम रस्में हंसी खुशी संपन्न हुई। मिष्टी को आर्यन के कमरे में भेज दिया गया था। कमरे का नज़ारा किसी हसीन ख्वाब जैसा था। चारों तरफ ताज़ा लाल गुलाब की भीनी भीनी खुशबू महक रही थी और धीमी जगमगाती रोशनियां उस रात को और भी रोमानी बना रही थी। बेड के बीचों बीच दुल्हन के लाल जोड़े में सजी मिष्टी बैठी थी। उसकी धड़कनें इतनी तेज थी मानो सीने से बाहर आ जाएगी। तभी आर्यन ने कमरे में कदम रखा। बाहर की दुनिया के लिए भले ही वो एक रसूखदार और सख्त मिजाज बिजनेसमैन था, लेकिन इस वक्त अपने ही कमरे में अपनी बीवी के सामने आने पर उसके चेहरे पर एक मासूम सी घबराहट साफ झलक रही थी। मिष्टी तो नर्वसनेस के मारे अपनी उंगलियों को ही मरोड़ रही थी। आर्यन धीरे धीरे चलकर बेड के पास आया और मिष्टी के सामने बैठ गया। उसने अपनी घबराहट छुपाते हुए मिष्टी का हाथ अपने हाथों में लिया। आर्यन ने जैसे ही उसकी उंगलियों को अपनी गिरफ्त में लिया, उसने महसूस किया कि मिष्टी की हथेलियाँ ठंडी पड़ चुकी है। उसके हाथ थरथरा काँप रहे हैं। आर्यन के होठों पर एक बेहद प्यारी और सुकून भरी मुस्कान तैर गई। उसने बड़े सलीके से मिष्टी के दोनों कांपते हाथों को अपने मजबूत हाथों के आगोश में लिया। फिर मिष्टी की आंखों में आंखें डालकर बेहद संजीदगी और प्यार से बोला, तुम मुझसे इतना डर क्यों रही हो? रिलैक्स, मैं तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं करूँगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारी इज्जत और तुम्हारा मान सम्मान मेरी अपनी जान से भी बढ़कर होगा। मिष्टी ने जब आर्यन की आंखों में झांका तो वहाँ वासना या हवस का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। वहाँ सिर्फ एक सच्चा निस्वार्थ और पावन प्यार का समंदर लहरें ले रहा था। आर्यन का ये निश्चल रूप देखकर मिष्टी के दिल का सारा डर भाप बनकर उड़ गया और उसके गुलाबी होठों पर एक खूबसूरत मुस्कान खिल उठी। आर्यन ने बहुत ही नज़ाकत से उस मिष्टी का घूंघट उठाया। उसका हसीन चेहरा देखकर आर्यन एक पल के लिए ठग सा रह गया। उसने दीवानगी से कहा, तुम बेहद खूबसूरत हो मिष्टी। इतना कहकर उसने एक बार फिर मिष्टी के माथे पर अपने प्यार की छाप छोड़ दी। मिष्टी ने भी अपने सारे खौफ को मिटाकर अपना नाजुक हाथ आर्यन के चौड़े सीने पर रख दिया, जहां आर्यन का दिल सिर्फ और सिर्फ मिष्टी के नाम से धड़क रहा था। आज उन दोनों के बीच की हर दूरी, हर गलतफहमी और अतीत के सारे फासले हमेशा हमेशा के लिए मिट चुके थे। उस शांत और मुकम्मल रात में दोनों ने रूह और जिस्म से एक दूसरे को पूरी तरह अपना बना लिया था। कहाँ तो इस कहानी की शुरुआत एक जोरदार थप्पड़, नफरत और जिद से हुई थी और कहाँ किस्मत ने उन दोनों को बेइंतहा मोहब्बत के इस धागे में पिरो दिया था। थप्पड़ की उस पहली चिंगारी से शुरू हुआ ये सफ़र आज जन्मों जन्मों के अटूट संगम पर आकर हमेशा के लिए मुकम्मल हो चुका था। दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही रोचक और रोमांटिक स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।